बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर, शहर की सब बात और सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और सबसे पहले मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। आज सारा दिन मौसम कैसा रहेगा आपको बताएंगे टुडेज़ वेदर में। नादिया मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है। नादिया, आज 6 अक्टूबर है और अभी तक गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है। क्या कहना है महकमा मौसमियात का? क्या बारिश का इंतजार किया जा रहा है? मौसम कब तब्दील होगा? जी बिल्कुल सिमल, अक्टूबर का पहला हफ्ता जो है वो भी इख्तिताम पर आ चुका है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से अब तक कोई खुशखबरी नहीं आई है। उनका यही कहना है कि ये हफ्ते के अलावा आने वाला जो हफ्ता है वो भी खुश्क और गर्म रहेगा, जबकि आज भी शहर लाहौर का मौसम शदीद खुश्क और गर्म है। अगर आप मुझे देख सकते हैं तो मैं भी धूप में खड़ी हूँ इस टाइम पे, और काफ़ी तेज़ और चुभने वाली धूप है इस वक्त बाहर। और हवा जो है वो भी मतलब 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल तो रही है, लेकिन अलबत्ता यहाँ पर खड़े होने के बावजूद मुझे हवा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। और जिंदा दिलान लाहौर की बात की जाए और अगर हमारी अपने शहरियों की बात की जाए तो शहरियों को मौसम सरमा का शदीद इंतजार है, क्योंकि पीछे मानसून का मौसम था, महीना था, वो गुजरा और लोगों को यही इंतजार था कि जी अक्टूबर के महीने में सर्दी की जो है वो आमद शुरू हो जाएगी। लेकिन अक्टूबर का पहला हफ्ता गुजर गया, इसके बावजूद अब तक जो गर्मी की शदीद लहर है उसमें कोई कमी वाकया नहीं नजर आ रही। वाज़ेह तौर पर अभी भी गर्मी की शदीद लहर इसी तरह से बरकरार है। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि शायद 15 तारीख के बाद बारिश के इम्कान जाहिर किए गए। अगर बारिश हो जाती है तो उसके बाद हो सकता है कि जो सर्दी है उसकी लहर शहर में आ जाए। और आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया है वो है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, और कम से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान हैं, जबकि आज हवा में नमी का तनासब 32% रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया नादिया मिर्ज़ा, आप हमारे साथ मौजूद थी, मौसम की सूरत हाल हमें बता रही थी। फिलहाल मौसम तब्दीली की कोई इम्कानात नहीं है, दर्जा हरारत भी नादिया ने आपको बताया। और अब चलेंगे आज के इवेंट्स की जानिब और शामिल करेंगे टुडेज़ डायरी। जी, एग्जीबिशन होने जा रही है कंटेम्प्रेरी फर्नीचर, आर्ट एंड ट्रेंडी क्लोथिंग की। निशात होटल 9A मियां महमूद कसूरी रोड इसका वेन्यू है। टाइमिंग है दोपहर 3 बजे। और अब टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे। डेली से रिफर टू की आज की हमारी लीड स्टोरी, एक मोरिया पुल का डिजाइन तब्दील, लागत 19 करोड़ बढ़ गई, स्टील की छत बनेगी। फूड अथॉरिटी का एक्शन, चर्बी से तैयार 5000 लीटर मुज़र सेहत कुकिंग ऑयल पकड़ा गया। पंजाब टेस्टिंग सर्विस पर सेक्रेटरी लॉ का एतराज। और नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए पंजाब भर में थाने बनाने का फैसला। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे स्टूडियो में। हमारे साथ सिर्फ 42 के सीनियर रिपोर्टर्स इमरान यूनुस और दुर्र नयाम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, खुश आमदीद कहेंगे हम। और आज की हमारी लीड स्टोरी जो कि डेवलपमेंट के हवाले से है। एक मोरिया पुल पर एक डिज़ाइन बनाया गया था जिसको अब तब्दील कर दिया गया है, जिसकी लागत बढ़कर 19 करोड़ रुपए हो गई है। जी इमरान भाई क्या कहेंगे? देखिए सिमल, एक मोरिया पुल का ये जो मंसूबा है ये बड़ा पुराना मंसूबा है और कई बार इसके डिज़ाइन में जो है वो तब्दीली भी आई है। पहले इसकी लागत जो है वो 51 करोड़ थी और अब जो है वो बढ़कर 70 करोड़ हो गई है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो 19 करोड़ का इजाफा हुआ है ये बड़ा पॉजिटिव इजाफा है, इसलिए कि अब कंक्रीट की जगह इसे स्टील की शक्ल जो है वो दी जा रही है। तो हम अगर पूरी दुनिया में देखें तो ये लोग जो हैं, मतलब हुकूमतें जो हैं, गवर्नमेंट जो हैं, वो क्या कर रही हैं, वो कंक्रीट के स्ट्रक्चर से बाहर निकल कर लोहे और स्टील की तरफ जा रही हैं। और अगर आप ये देखें कि दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर 28 100 किलोमीटर जो है वहाँ पर कंक्रीट की बजाय वहाँ पर स्टील की ट्रेनें जो हैं, पटरियाँ जो हैं वो बिछाई जा रही हैं और चल रही हैं। और हम यहाँ पे ऑरेंज लाइन जो है वो भी कंक्रीट के ऊपर बना रहे हैं। वैसे भी हमारी गवर्नमेंट जो है ये मशहूर तो लोहे के नाम से है, लेकिन उसके बावजूद पूरा शहर जो है वो कंक्रीट में बनाया जा रहा है। बात यह है कि जब ये सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मिक्सचर होता है तो जो चीज़ बनती है वो फिर सारी उम्र ख़त्म नहीं हो सकती। आप इसको
जब तोड़ते हैं तो ये ख़त्म नहीं होता। और अगर ख़त्म होगा तो फिर उसको दोबारा से उस तरह से उठाकर बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, असल शेप में नहीं लाया जा सकता। बात ये है कि मैं तो कहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हमारे अब जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ बनने चाहिए, चाहे वो अंडरपासेस के हों या ओवरहेड ब्रिजेस के हों, वहाँ पर जो है वो कंक्रीट की बजाय स्टील स्ट्रक्चर जो है उन्हें ही अपनाया जाए। बिल्कुल सही। दुर्रन अब आप क्या कहेंगे? देखिए जी, अब इस चीज़ को अब मानना पड़ेगा कि हम जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लकूनाज रह जाते हैं और हमारी प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से हम उससे सीखते नहीं और फिर आगे जाके मज़ीद मुश्किलात का शिकार होते हैं। यही प्रॉब्लम रेलवे को एतराज़ था चबुचा फाटक अंडरपास पे कि भाई अब ट्रैक वहाँ पे 4 जगह पे बाईपास होता है, 2 इस साइड पे और 2 इस साइड पे, और उनका ये एतराज़ था कि अब बहुत हद तक जिससे ट्रैफिक का लोड चेंज हो जाता है। पहले 100 गाड़ियाँ आपकी एक सड़क पे चलती थी, फिर वो 1000 हो चुकी हैं अब तक। हर सड़क इस तरह ओवरलोडेड है। तो उनका भी रेलवे पे ये एतराज़ था कि आप अब पुल का डिज़ाइन जो है वो नए सिरे से, नए लोड मैनेजमेंट, नई कंक्रीट, नए स्ट्रक्चर के साथ इसको रीडिज़ाइन करें। फिर रीडिज़ाइन किया गया और उस वजह से 2 से 3 माह की ताख़ीर हुई। तो जब हम उससे नहीं हमने सीखा तो फिर हमें जहाँ जहाँ भी रेलवे के पुलों की या रेलवे की इंटरसेक्शन होगी वहाँ पे हमें नए मॉडल के मुताबिक डिज़ाइन करना पड़ेगा। आफ्टर CPEC रेलवे ट्रैक के तमाम तर लोड मैनेजमेंट को चेंज कर दिया गया है। पूरे पाकिस्तान में रेलवे के ट्रैक जहाँ पहले जिस लोड मैनेजमेंट पे बनाए जाते थे अब उससे दुगना या तिगने की तरफ जा रहे हैं। तो हमें जब पता था चबुच्चा में ये हो गया है तो वही सेम LD टीपा है, वही सेम LD टीपा यही है, तो हमें यहाँ पे भी लोड मैनेजमेंट को चेंज कर देना चाहिए था। इससे हुआ क्या, इससे हमने अपना प्लान भी रिवाइज किया, दोबारा से नए सिरे से डिज़ाइन बनाए, रेलवे की बातें सुनी, रेलवे के एतराज़ात सुने, उसके बाद हमने इस प्लान को दोबारा सबमिट किया और जो 6 महीने की मेहनत थी वो दोबारा 6 महीने पे चली गई। बिल्कुल सही। क्योंकि अभी हमें सारे वो करने शिकार हो गया और उसके साथ साथ लागत बढ़ी। फिर 19 करोड़ किस हेड से काट के कहाँ से मैनेज करना है, वो भी लोग फिर सवाल तो करते हैं, लोग बात तो करते हैं कि भाई आपने फलाना सेहत का बजट काट लिया, स्कूल का बजट काट लिया, फौरी तौर पे किसी का पेट काट लिया। देखिए ये फिर प्रॉब्लम है फिर लोगों को, और ये एक डिप्राइव एरिया है। एक मोरिया पुल को मेरा ख्याल है तरजीह बुनियादों पे करना चाहिए था, क्योंकि अब जब सर्कल रोड से टुवर्ड्स चमरा मंडी या आप चौक नाखुदा की तरफ शुमाली लाहौर की तरफ एंटर होते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक आर्चरी है। इस आर्चरी के अंदर जो गुजर के ट्रैफिक को बहुत तेजी से आगे रास्ता मिलता है, तो हमें इस पे प्रायोरिटी पे काम करना है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये पहले जो है वो काफी डिले हो चुका डिले है हो चुका और वही ये बहुत पुराना फिर हम आगे मंसूबा 6 है। महीने चले जाएंगे और फिर 6 महीने तक हम इसको शुरू करने के काबिल नहीं रहेंगे। पहले तो फिजिबिलिटी में अच्छा, जो है ये वो पुल बहुत जो टाइम लगा है था। इसकी फिजिबिलिटी में क्या चीज ये चीज देखी गई है कि हैवी ट्रैफिक को ये बेयर कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? देखिए दो तरीके, मैं इमरान इससे पहले क्या है मैं बता दूं, 2 तरीके होते हैं कि या तो आप ब्रिज को उठा के अपलिफ्ट करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, उससे आपके ट्रेन का लेवल, ट्रैक है तो आप ट्रेन के लेवल को डैमेज करेंगे, डिप्रेस करेंगे, वो हो नहीं सकता। दूसरा तरीका ये होता है कि ब्रिज की जो बेस है उसको मजीद थोड़ा सा आप गहरा कर दें और थोड़ा सा डिगअप कर दें और अपनी जो हाइट है जो आपको 5.1 मीटर चाहिए होती है उस पर ले जाएं। मेरा अपना एक अंदाजा है कि इस वक्त ये 3.3 मीटर पे है। अच्छा। और 3.3 मीटर जो है वो छोटे अंडरपासेस हैं जो पुराने जेल रोड का डिजाइन हुआ हुआ है, छोटे अंडरपासेस जिसमें से ट्रक नहीं गुजर सकते। अब इनको नीचे जो थोड़ी सी डिगअप है वो करना पड़ेगा, खुदाई करनी पड़ेगी ताकि कम से कम उसको 4 या 4.5 मीटर का जो है वो वाया दें ताकि उसमें से ट्रैफिक गुजर सके। फायदा नहीं है अगर आज मेहनत ना की। आप देखें उस तरफ चमरा मंडी है, उस तरफ सारी केमिकल मार्केटें और आपकी इंडस्ट्री, तो फिर फायदा क्या हुआ अगर आप हैवी ट्रैफिक जो है वो उस पुल के नीचे से नहीं गुजार सकते? वो तमाम रोड जो हैं वो एक मोरिया पुल अंडरपास जो है इस एक मोरिया पुल का जो अंडरपास है इससे काफी ऊंची है। इसी वजह से बारिश का हम अक्सर देखते हैं कि जब भी थोड़ी सी भी बारिश हो वहाँ पे पानी जो है वो जमा हो जाता है। और अब ये जो नया प्रोजेक्ट है इसकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है ये भी हमारे इन्हीं रिपोर्टर की जाने से पहले भी बयान की गई थी, तो उसमें थोड़ा ये बताया गया था कि इसको अपलिफ्ट भी किया जाएगा और इसको चौड़ा जो है वो भी किया जाएगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है, कोई हल नजर नहीं आता। बिल्कुल सही। अगली खबर की तरफ जाना चाहूंगी मैं। फूड अथॉरिटी की खबर है। फूड अथॉरिटी ने कलेक्शन लिया है चर्बी से तैयार 5000 लीटर मुजरे सेहत कुकिंग ऑयल शहर में पकड़ा गया है। जी देखें ये सिर्फ समनाबाद के एरिया की बात नहीं है। आप बंद रोड पे चले जाएं, आप महमूद बूटी पे चले जाएं, आप गुलशन रावी के एरियाज़ में चला जाएं, वहाँ पर ये काम जो है वो धड़ल्ले से जारी है। आप फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जो हैं वो भी इनके खिलाफ होती रहती हैं, महकमा माहौलियात भी करता रहता है, लेकिन वो चीज़ें जो कि तू उसी तरह कायम है। उस आपको बेसिकली बात यह है कि फूड अथॉरिटी जो है उन्हें अगर पता चलता है किसी न्यूज़पेपर से, किसी चैनल से, अखबारात में आ जाता है कि यहाँ पर ये काम हो रहा है, तो वो वहाँ पर एक्शन कर देते हैं। इन्हें इसके लिए ज़रूरत है जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस की हेल्प की ज़रूरत है और दीगर जो फोर्सेज हैं उनकी मदद की ज़रूरत है। बात यह है कि फिर भी आप अगर इस चीज़ को ना कंट्रोल कर पाएँ तो उसकी असल वजह यह है कि जो
आपको कुकिंग ऑयल की या ऑयल की जो मेकिंग है पहले आपको उसे बेहतर करना होगा। जितने भी जहाँ जहाँ ये कुकिंग ऑयल बनते हैं पहले उनके मयार को बेहतर अच्छा, करें, दूसरा उसके बाद ये यहाँ तमाम वो ऑयल होते हैं जो लोकल ब्रांड्स के नाम से बिल्कुल इसी अवेलेबल होते हैं। अब वो शहर में तो इतने इस्तेमाल नहीं होते लेकिन रूरल इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ से बन के वो लाहौर शहर के जितने भी मुजाफाती इलाके हैं या जितनी भी इजलास साथ अटैच होते हैं वहाँ जाकर सिमल आप उन एरियाज को छोड़ें, आप लारी अड्डे चले जाएं, वहाँ पर भी आपको ऐसा ही कुकिंग ऑयल जो है वो मिलेगा। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, आप एक मोरिया पुल जिसकी हम अभी बात कर रहे थे उन एरियाज में चले जाएं, चौक नाखुदा में चले जाएं, आप ये पीआईसी के बाहर चले बिल्कुल। और ये रेडियो में आप क्या कहती हैं कि वो डालडा या अच्छे आप ठोकर पे चले जाएं, रायवन रोड पे चले जाएं, वहाँ पर यही ऑयल यूज हो रहा है। रेडियो पे लाहौर ये चटखारे लेते हुए, टिक्कियां खाते हुए, आलू वाली और पकौड़े और साथ उसके मुख्तलिफ जो ये बच्चों की जो स्लैंटेज मिलती हैं और निम्को जो वगैरह 5-10 रुपए की मिलती है, तो वो इसी घी से इस्तेमाल और इसी घी से बनती है। बिल्कुल, आप देखिए एक स्लांटी अगर आपने तल ली है और वो उसके बाद पैक कर लिया है तो आप उसको कैसे टेस्ट करेंगे, इंग्रेडिएंट को कैसे अलग करेंगे उस स्टेज पे जाके कि भाई हाँ इसमें एक फलाना ब्रांड का जो है वो भी हमने बहुत सी कार्रवाइयां देखी हैं जो मुख्तलिफ घरों में जाकर छापे मारते हैं जहां पर बच्चों की चिप्स, सेलेंटीज या इस तरह की चीजें जो है वो वहां पर तैयार और अभी ये जो फुटेज हम दिखा रहे थे अपने चैनल के जरिए, ये फुटेजेस जो हैं, आप अगर मैं अभी भी कहता हूँ कि आप अगर महमूद बूटी के एरियाज में चले जाएं, वहाँ पे अभी भी ऐसे 7-8 कारखाने जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं जो कि धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होती रहती हैं लेकिन वो लोग जमानतें करवा के दोबारा आ जाते हैं। हमने जब भी फूड अथॉरिटी या दीगर जो महकमा माहौलियात के इदारे हैं उनसे जो बात की है वो कहते हैं जी कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि डेली बेसिस में हम कार्रवाइयाँ करें। एक तो उनके पास स्टाफ नहीं है, इसलिए मैंने ये बात कही कि पुलिस और दीगर जो फोर्सेस हैं उनकी हेल्प जो है वो होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है जो घी की जो मेकिंग है उस पर भी ख्याल करना चाहिए। इन्फोर्समेंट का बहुत फुकदान है। दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है कि घरेलू खातून है या खवातीन है उनको अंदाजा हो जाता है जब वो घी को यूज करना शुरू करती हैं, गर्म तवे पे या गर्म बर्तन में डालती हैं तो इसका मतलब कि घरेलू सतह पर तो ये इतना इस्तेमाल नहीं होता जितना कमर्शियल में भी जो रेडी क्योंकि वो आंख से ओझल होता है ना, पता नहीं होता कि चीज किस घी से बनी है। कि जब आप घर से बाहर का खाना शुरू करते हैं तो आप हमेशा बीमार होते हैं। और पहले तो ये था कि जो बाहर से लोग आके लाहौर में सेटल हुए हैं तो उनके तो मैदे खराब रहते हैं क्योंकि घर बार नहीं है, लेकिन अब जो लाहौर में भी रहते हैं उनके भी मैदे खराब रहते हैं क्योंकि वो भी बाहर से कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से। तो फिर इसका हल क्या है? अब देखिए इस कदर बददियानती है इस चीज में कि एक तो चर्बी से तेल तैयार किया जा रहा है, ऊपर से इस्तेमाल शुदा तेल में दोबारा डालकर उसको पैक कर दिया जा रहा है। देखिए चर्बी भी इसमें डिफाइन नहीं है कि आया कि वो वाकई ही चर्बी जो है वो आपके हलाल, जिस तरह मतलब कि गाय भैंस या फिर आपका जो बकरी है, बकरा है, उसका है, किसकी चर्बी इस्तेमाल की गई वो भी कुछ पता नहीं। ये कनस्तरों में मैंने खुद जाते देखी है कि जी एक कनस्तर होते हैं जो ऑयल वाले कनस्तर हैं, उनको रिफिल किया जाता है। इसका हल क्या? सिमल बात ये है कि फूड अथॉरिटी, अब मेरी बात सुने, एक टाउन है, फूड अथॉरिटी के पास एक इंस्पेक्टर है एक टाउन के लिए। और पिछले दिनों ये भी सुनने में आया था कि एक इंस्पेक्टर के पास 3 टाउन जो हैं वो थे। आप सिर्फ एक इंस्पेक्टर से एक टाउन भी लें तो कोई सा भी टाउन आप देख लें बहुत बड़ा टाउन होता है, चाहे वाघा टाउन हो, समनाबाद हो, अलामा इकबाल टाउन हो, कोई नश्तर हो, कोई भी हो, ये टाउन बहुत बड़े हैं। असल चीज़ है कि इनके पास अहलकारों की कमी है, एनफोर्समेंट स्क्वाड जो है उसकी कमी है। इसीलिए मैंने ये कहा कि सिर्फ ये फूड अथॉरिटी का काम नहीं है, बाकी जो इन्हें जो हेल्प जो है वो लेनी पड़ेगी, दीगर जो फोर्सेज हैं, दीगर जो पुलिस इंतजामिया है उनके साथ मिल के ये या स्पेशल स्क्वाड बनाने पड़ेंगे। अहलकार कम है इनके पास, लोगों के ताउन की भी, लोगों को आगाही तो है, ये लोगों की शिकायत पर ही ये कार्रवाइयां होती हैं, अदरवाइज फूड अथॉरिटी को कैसे पता चले। इस माफिया के पंजे इतने गाड़े जा चुके हैं कि आपके बड़े से बड़े अफसरान को भी टिकने नहीं दिया जाता, उनके खिलाफ स्कैंडल्स बनते हैं, फिर उनको डिपार्टमेंट से भी हटा दिया जाता है। ऐसे माजी में मिसालें भी मौजूद हैं। हम यहीं से बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। बॉटम राइट बटन पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सुओ मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सुओ मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा शहर,
वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो, बोलो ताकि तजावुज़ात से छुटकारा मिले, बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब, बोलो ताकि इंसाफ मिल सके, बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा। बोलो क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का। आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो खबर देंगे और आपको बताएंगे हाईकोर्ट ने तुर्क शहरियों और असातिज़ा को हिरासा करने से रोक दिया है। आपको बताते चलें कि दरख्वास्त गुजार तुर्क शहरियों के नाम ECL में डालने की हदायत जारी कर दी गई है। मियां दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं। जी दाऊद। जी लाहौर हाईकोर्ट के मिस्टर जस्टिस शमस महमूद मिर्जा के रूबरू तुर्क उसातिज़ा औरहान युइज़न समेत दीगर ने दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जिसमें दरख्वास्त गुजारों की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान हुकूमत जो है उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान बदर कर रही है, लिहाजा उनकी पाकिस्तान बदरी जो है वो गैर कानूनी करार दी जाए। आज वफाकी हुकूमत की तरफ से जवाब जो है वो अदालत में जमा करवाया गया है, जिसमें तुर्क खानदान के लापता होने के मामले के ऊपर वज़ारत दाखिला ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तुर्क खानदान की हसास तहवील जानने के लिए खत लिखा है। जैसे ही हसास अदारों का जवाब आएगा तो अदालत में जवाब जमा करवा दिया जाएगा। अदालत ने दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद ये हुक्म जारी किया है कि पाकिस्तान में जो तुर्क शहरी और तुर्क टीचर्स काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल हरासा ना किया जाए, और अगर किसी की गिरफ्तारी मतलूब हो तो उसके हवाले से पहले अदालत के इल्म में जो है वो ये मामला लाया जाए और अदालत की इजाज़त के बगैर जो है किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना की जाए। इसके साथ साथ अदालत ने जो दरख्वास्त गुजार तुर्क खानदान, तुर्क टीचर्स और तुर्क शहरी हैं उनके नाम भी ECL में डालने का हुक्म दिया है, ताकि इन असातिज़ा को किसी भी तरीके से पाकिस्तान बदर जो है वो ना किया जा सके। जी दाऊद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अहम खबर देंगे नाज़रीन आपको। साफ पानी की फराहमी के केस पर भी आज हाईकोर्ट में समाअत हुई है। पंजाब में कंपनियां बनाकर मंजूर नज़र अफराद को नवाजा जा रहा है। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। कंपनियों की तफसीलात फराहम ना करने पर अदालत ने इजहार बरहमी भी किया है। मियां दाऊद इस हवाले से बताइएगा कार्रवाई क्या हुई। जी बिल्कुल, और हाईकोर्ट के मिस्टर जस्टिस सैयद मज़ार अली अकबर नकवी के रूबरू साफ पानी कंपनी में मुबैना करप्शन की तहकीकात की दरख्वास्त जो है वो ज़ेर समाअत है, जिसमें अदालत ने पंजाब के अंदर तमाम कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव, अफसरान और दीगर उनके एग्जीक्यूटिव हैं उनकी तफसीलात जो है वो तलब कर रखी हैं, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद पंजाब हुकूमत की तरफ से ये तफसीलात जो है वो अदालत में जमा नहीं करवाई जा रही थी, जिस पर अदालत ने हुकूमत के रवैये के ऊपर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क दिए हैं कि कंपनियों की तफसीलात फराहम ना करने पर क्यों ना जो मुतलका अफसरान है उनके खिलाफ अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। अदालत ने पंजाब हुकूमत को तमाम कंपनियों की तफसीलात फराहम करने के लिए 9 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। जी बहुत शुक्रिया मियां दाऊद, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक और खबर देंगे आपको हाईकोर्ट से और बताएंगे IG पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। हाईकोर्ट ने आरिफ नवाज से 13 नवंबर को जवाब तलब कर लिया है। मलिक अशरफ ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक अशरफ बताइएगा इस हवाले से अदालती कार्रवाई क्या हुई। सीमल बिल्कुल IG पंजाब जो है कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर
कार्रवाई हुई है और अदालत ने आईजी पंजाब आरिफ नवाज को नोटिस जारी करते हुए 13 नवंबर को जवाब तलब की है। जस्टिस मोहम्मद कासम खान ने नाज़िम हुसैन की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद उसका इस्तीफ़ा वापस लेने की ज़ेर इल्तवा दरखास्त पर फैसला नहीं किया जा रहा। अदालत से इज़्ज़ा की गई कि हुक्म अदूली पर आईजी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने इस केस की अर्जेंट केस की हैसियत से समाअत करते हुए 13 नवंबर तक मुलतवी की है और आईजी पंजाब से जवाब तलब किया है। जी मलिक अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और खबर देंगे नाज़रीन आपको और बताएंगे अदालती हुक्म के बावजूद अराजी का कब्जा न देने का मामला। स्पेशल सेक्रेटरी होम डॉक्टर शुएब कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबल हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। मलिक अशरफ, इस हवाले से भी बताइएगा। सिमल, बिल्कुल 33 कनाल अराजी का कब्जा न देने के मामले में लाहौर हाई कोर्ट ने आज होम सेक्रेटरी पंजाब को तलब किया था, कमिश्नर को भी और डिप्टी कमिश्नर को भी तलब किया था। अदालती हुक्म पर स्पेशल सेक्रेटरी होम डॉक्टर शुएब कमिश्नर लाहौर डिवीजन अब्दुल्ला सुंबल और डिप्टी कमिश्नर शिवपुरा अरकम जो है वो अदालत में पेश हुए। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसकी 33 कनाल अराजी जो कि शिवपुरा रोड पर वाक़या है, सुप्रीम कोर्ट तक उसके हक में फैसला हो चुका है, लेकिन अभी तक इंतजामिया जो है उसे कब्जा नहीं दिलवा रही। कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबल ने कहा कि अराजी का कब्जा दिलवाने के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी गई है। वहाँ पर 2000 से ज्यादा खानदान वहाँ पे आबाद हैं और उनको चूंकि वो क़याम पाकिस्तान कब्र से हैं, इसलिए उन्हें हटाने की उनसे कब्जा वापस लेने के लिए उनसे गुफ्तगू शनीद जारी है। अदालत से उन्होंने मोहलत की सजा की, जिस पर अदालत ने इस केस की समाअत 7 नवंबर के लिए मुलतवी की है और आइंदा समाअत पर कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबल को हुक्म दिया है कि वो कब्जा वापस दिलवाने के हवाले से अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश करें। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, अगली खबर की तरफ चलेंगे। कल शहर में एक और बहरान जो है वो देखा गया। उससे पहले टमाटर की बात हो रही थी, कभी कीमतें जो है वो 200-240 तक पहुंच गई और फिर कभी टमाटर जो है वो दस्तयाब ही नहीं है। अब टमाटर के बाद यूटिलिटी स्टोर्स का अगर रुख करें तो वहाँ पर चीनी का बहरान पैदा होता नज़र आ रहा है। बहुत से यूटिलिटी स्टोर्स से स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया है। इमरान यूनुस, क्या कहेंगे आप इस? देखिए सिमल, यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से हम बात करें तो ये जो गवर्नमेंट का बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट था, मुझे तो हमेशा से ये फेल होता हुआ नज़र आया है। क्योंकि जब भी यहाँ पर स्पेशली जब भी कोई अच्छी चीज़ या अहम चीज़ या वो चीज़ जो बाज़ार से ना मिल रही हो यहाँ से लेने जाए तो वो वहाँ भी नहीं मिलती। लाइक चीनी की बात कर लें आप, चीनी जो है वो भी यूटिलिटी स्टोर पे अक्सर नहीं मिलती अगर मार्केट में नहीं मिल रही, और अगर रेट का फ़र्क होता है तो वो सिर्फ 2 या 3 रुपए का होगा। इसलिए शहरी जो है वो तरजीह यही देते हैं कि घरों के करीब जो मार्केट्स है वहीं से चीनी जो है वो ख़रीद ली जाए और बाकी चीज़ें जो है वो ख़रीद ली जाए। इसलिए लोग जो है यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ जो है वो नहीं जाते। और अब भी अगर आप यूटिलिटी स्टोर के हवाले से जो खबर हमारे पास मौजूद है, आप देखें कि वहाँ पर भी चीनी जो है वो नायाब हो चुकी है। ये आज की बात नहीं है, यूटिलिटी स्टोर पर हमेशा से चीनी जो है वो गायब ही रहती है और बात ये की जाती है जी आइंदा कुछ दिनों में जो है वो चीनी आ जाएगी। अच्छा, मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि सरकार जो है ना वो अपने शहरियों के साथ, अपनी आवाम के साथ बहुत मुखलस है और वो नहीं चाहती कि वो ज़ियाबितस के मरीज बन जाए। हवाले से मुखलिस है ज़ियाबितस के मरीज बन जाए, वो शुगर पेशेंट हो जाए और तेजी के साथ जो शुगर आई थिंक दुरे नायाब ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने प्रिवेंशन के ऊपर काम कर दिया और अपनी खामियों को तेजी के साथ जो है ना वो हर बंदा प्री डायबिटिक। ये कैसे है कि उन्होंने बयान जारी किया, पॉजिटिविटी आप कहां से लाए हैं ये थोड़ा सा हमें भी बता दें ताकि हम भी सोचना शुरू कर दें हर एंगल को पॉजिटिव वे में। काश हुकूमत इस तरह के भी एंगल्स पर तर्जुमानी शुरू करे तो शायद कुछ बात समझ आ जाए। ये गवर्नमेंट तो खुद से मुखलिस नहीं है, आप बात हमारा शहर एक के बाद एक बहरानों का शिकार होता जा रहा है और छोटा सा भी कोई इवेंट आता है तो हम उस पर पैनिक हो जाते हैं। आपकी 15 तारीख आती है या आपकी 30 तारीख आती है, 2 तारीखें ऐसी होती है जिसमें पेट्रोल की कीमत की फ्लक्चुएशन होती है और हमें 14 तारीख को और 29 तारीख को टेंशन हुई होती है कि जी अब शहरियों को पेट्रोल कहाँ से मुहैया करना है। लोग आज खुद पेट्रोल पंप्स को बंद कर रहे हैं, ठीक है जी, वहाँ से निकलते हैं। कोई खुशी का इवेंट आ जाता है, हमें सिक्योरिटी की टेंशन हो जाती है। पूरी लाहौर की पुलिस, सिक्योरिटी इदारे पैनिक हो जाते हैं कि जी अब सिक्योरिटी किस तरह देनी है, कहाँ से जाना है। जो घर बैठे लोग एंजॉय करने का सोच रहे होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं अब रास्ता कौन सा खुला होगा। एक हफ्ता उस पर बहस चल रही होती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम बहरानों के शहर की तरफ क्यों जा रहे हैं। लाहौर अभी आपने पेट्रोल की बात की, हर चीज का हम जिम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट या सिस्टम को नहीं ठहरा सकते। इंडिविजुअल लेवल पर भी यहाँ पर बहुत करप्शन हो रही है। आपने पेट्रोल की कीमतों की बात की इमरान भाई, आपकी खबर मेरे सामने आ गई, पैसे पूरे पेट्रोल कम दिया जा रहा है। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की शिकायत जो है वो बढ़ती जा रही है। आप ऐलान कर दें, आप जेल रोड पे अभी ऐलान कर दें कि कल जो है ना पेट्रोल पंप से पेट्रोल की किल्लत का खदशा है। अभी लोग जो लोग 100-500 का पेट्रोल डलवाते थे वो टैंकी फुल करा लेंगे
और आपके करीबी जितने पेट्रोल पंप है सारे ड्राई हो जाएंगे। देखिए ये हमारा रवैया भी थोड़ा सा इसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो खुद मानती हैं कि लाहौर में गिनती के कुछ पेट्रोल पंप्स हैं जो सही पेट्रोल देते हैं। एक आधा जेल रोड का पेट्रोल पंप होगा, एक आधा कैंट का होगा, इसी तरह एक आधा सर्कुलर रोड का होगा। ये कल मेरी बाकायदा तौर पर बात हुई है, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो इस हवाले से उनसे बात हुई है। लिटरली उन्होंने खुद एडमिट किया है कि लाहौर में चंद पेट्रोल पंप्स हैं जो सही नाप तोल कर पेट्रोल जो है वो देते हैं। अदरवाइज़ हमें खुद, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें खुद पेट्रोल जो है वो हमेशा कम ही मिलता है। और अगर उनसे बात करें नहीं सर आप माप के देख लें, हमें तो पता होता है डेली हम जो है वो कंजप्शन हमारी पेट्रोल की बहुत ज़्यादा होती है और हमें पता है कि कितना पेट्रोल जो है वो हम यूज़ होता है। अच्छा, बात हो रही थी चीज़ों की गवर्नमेंट के हवाले से, यूटिलिटी स्टोर पे चीनी तो गायब आपने है। जैसे कहा ना कि आपकी कंजम्पशन जिस तरह से पेट्रोल की होती है उसी तरह से आपको पता है कि उसकी ओवरऑल एवरेज कितनी निकलती है। अगर आपने टैंकी फुल कराई है तो गाड़ी का मीटर कितना चलना चाहिए। शहरियों को भी इस हवाले से अब अवेयरनेस है, इसकी वजह से अब ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि इस पेट्रोल पंप और लोग बहस करते हैं। वो इसलिए होना शुरू हो गया, मैकेनिक के पास जाते थे, आप कहते थे कि पहले मेरी गाड़ी जो है वो 1 लीटर में जनाब से 15 किलोमीटर कर रही है, 10 किलोमीटर कर रही है। अब वही लीटर में मेरी गाड़ी 8 किलोमीटर कर रही है। वो कहते जनाब आपकी गाड़ी 8 किलोमीटर नहीं कर रही, आपका वो लीटर का जो पेट्रोल का पैमाना है ना वो रिड्यूस हो गया, आपकी गाड़ी 12 किलोमीटर ही कर रही है। तो अब डिजिटल मीटर्स हैं। अब देखिए ये तो इंडिविजुअल लेवल की करप्शन है ना, इसमें तो सिस्टम या हुकूमत इन्वॉल्व नहीं होती है। अब हर कोई अपने अपने लेवल पर जब करप्शन करता है तो ओवरऑल देखिए दो तीन चीजें इसमें, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि नॉर्मली अक्सर हम देखने में ये आता है कि जब भी हम गाड़ी लगाते हैं मशीन के आगे और हम उसे कहते हैं भाई पेट्रोल डाल दो 10 लीटर 15 लीटर या जितना भी 20 लीटर डालना है, बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो नहीं देखते कि मीटर पे ऑलरेडी पहले उसने अगर 5 लीटर किसी बाइक को दिया, किसी और गाड़ी को दिया, तो वहीं से मीटर स्टार्ट कर देगा। ऐसे पेट्रोल पंप के जो मुलाज़िमीन है वो भी करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ऑन ऑफ का स्विच रखा होता है जो कि मशीन के साथ नहीं होता, अंदर जो उनका ऑफिस है वहां पर होता है। बाकायदा तौर पर हमने पकड़े भी हैं, मैंने महकमा इंडस्ट्रीज प्राइसेस मेजर के साथ रेड की है। बाहर जाएं और उसके सामने वो थ्रो जो है वो ऐसी बात है सिमल के वो स्विच ऑन करते हैं और वो मिकदार पूरा देना शुरू कर देती है, ऑफ करते हैं तो वो जनाब। और आप इनकी ईमानदारियां और बेईमानियों के पैमाने चेक करें कि आप अगर गाड़ी बंद करके जरा 2 मिनट मसरूफ भी हो गए ना तो आपको नॉक करते रहेंगे जी मीटर देख ले, मीटर देख ले। भाई हमने उस मीटर को देखकर क्या करना है जिसमें पैमाना पूरा नहीं आ रहा। मीटर ठीक चल रहा है जी, मीटर 0-0 पे खड़ा है, नॉक करके शीशे आपके बजाने शुरू कर देंगे जब तक मीटर देख नहीं लेंगे। इस चीज में कोई कुछ नहीं कर सकता अंटिल अनलेस कि आपको खुद जो लेबर डिपार्टमेंट है उनको होश के नाखून लेने चाहिए, उनको औज़ानो पैमाइश का जो उनका विंग है उसको एक्टिव करना चाहिए। वो जाके देखे कि कहाँ पे पेट्रोल कम है, कहाँ पे ज्यादा है, फिर रिक्वेस्ट करे डिप्टी कमिश्नर को। अच्छा, पिछले दिनों ऐसा हुआ भी था, छापे मारना शुरू कर दिए थे और जितने डिजिटल मीटर्स हैं खासतौर पर पेट्रोल पंप्स पर उनको चेक किया जाने लगा था कि 0.9% जो है वो पॉइंट्स की आप उसमें करप्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल पूरे दिन की खपत में देखें तो वो बहुत बड़ी करप्शन है। आला की हुकूमत में हमारे अफसरान के ऐमाने आला जो है ना वो रोज तब्दील होते हैं। वो इसलिए तब्दील हो जाते हैं कि उनको एक चीज से फुर्सत मिले तो कुछ और करें ना। अभी वो पेट्रोल पंपों की तरफ भागते हैं तो पता लगता है कि भट्टों पे लेबर चाइल्ड लेबर शुरू हो गई है, फिर लेबर डिपार्टमेंट भागना शुरू कर देती है, वो भी काम ठीक नहीं कर पाती, आगे चलती है तो कुछ और नजर आ जाता है, वो भी काम छोड़ देती है। उसके बाद वो कंडे चेक करना शुरू कर जाते हैं जी, कंडे चेक करने जी वजन ठीक हो रहा है, मार्केटों में जो पड़े हैं कहीं वो किलो की जगह 1.25 किलो तो नहीं बेच रहे। अच्छा, उसके बाद खराबी जो है वो हर डिपार्टमेंट में मौजूद है, ऐसी रेस लगी हुई है। हमारी तरह भी 10 खबरों के चक्रों में जो है ना वो पीछे छोड़ते जाते हैं और आगे भागते जाते हैं। तो ये जब तक आप पैनिक सिचुएशन में होगा ना आप परफॉर्म नहीं कर सकते। और आप बात कर रहे हैं जुर्मानों की, तो एक पेट्रोल पंप को जो जुर्माना होता है वो तकरीबन 10 से 15,000 या 20,000 जुर्माना होता है और उसके बाद महीने तक उसको पूछा नहीं जाता। बात ये है बिल्कुल 1-2 दिन में तो वो अपना 20-25 हज़ार पूरा कर लेते हैं। अब आई थिंक अब शहरी जो है ना वो खुद समझदार हो जाए और उन पेट्रोल पंप्स का बायकॉट कर दें जहां पर पेट्रोल उनको पूरा नहीं मिल रहा या जहां पर उनको शक भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, सेगमेंट शामिल करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। हैं बॉटम राइट बटन पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता
अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो, बोलो ताकि तजावुज़ात से छुटकारा मिले, बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब, बोलो ताकि इंसाफ मिल सके, बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा? बोलो, क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का। आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे लेकिन सेगमेंट शामिल करेंगे, बट उससे पहले आपको एक अहम खबर देंगे और बताएंगे सेनेटर सिराजुल हक से शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात की है। मुलाकात में लियाकत बलोच, असदुल्ला भुट्टो और अमीरुल अजीम भी मौजूद थे। गजाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी गजाफी भट्ट, बताइएगा कि नमूर पर बात की गई। जी मुलाकात अभी जारी है और इसके अंदर जो पीटीआई की जानिब से अपोजिशन लीडर की तब्दीली के हवाले से एक तहरीक चलाई जा रही थी, उस हवाले से शाह महमूद कुरैशी यहाँ पे मंसूरा आए हैं और उन्हें एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जो चेयरमैन नैब के तकर्रुर के हवाले से 3 नाम पीटीआई की जानिब से दिए गए हैं, उस पर भी जो है मुशावरत की जा रही है और ओवरऑल जो मजमूई सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू शनीद जारी है। ये मुलाकात अभी जारी है, जिसके बाद जो है दोनों रहनुमा जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो जो भी मुलाकात में तय किया जाएगा उसका ऐलान करेंगे। जी बहुत शुक्रिया गजाफी भट्ट, आप हमारे साथ मौजूद थे।
एक और अहम खबर देंगे आपको और बताएंगे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव मिर्जा महमूदुल हसन को ट्रांसफर कर दिया गया है। डीजी स्पोर्ट्स जुल्फकार अहमद घुमन को भी ट्रांसफर किया गया है और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि मिर्जा महमूदुल हसन को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किया है और जुल्फकार अहमद घुमन को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव तैनात किया गया है। डीसी गुजरांवाला मोहम्मद आमिर जान को भी ट्रांसफर कर दिया गया है और मोहम्मद आमिर जान को डीजी स्पोर्ट्स तैनात कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि डीजी स्पोर्ट्स जुल्फकार अहमद घुमन को ट्रांसफर कर दिया गया और उनकी जगह डीसी गुजरांवाला मोहम्मद आमिर जान को तैनात किया गया है, जबकि डीजी स्पोर्ट्स जुल्फकार अहमद घुमन को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव तैनात कर दिया गया। मिर्जा महमूदुल हसन को मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर नैयर इकबाल को OSD बना दिया गया है। और अब हम बात करेंगे ओपन मार्केट की और देखेंगे कहाँ कहाँ सेल लगी है, कौन कौन सा ब्रांड आपको कितने % पर ऑफ दे रहा है ताकि आप अपने पैसे बचा सके बचत बाजार में। जी सबसे पहले है आगा नूर और आगा नूर पर आपको 30% तक ऑफ मिल रहा है। नेक्स्ट है जी ईगो और ईगो पर आपको अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में चेंगहोंग रेफ्रिजरेटर है 49,990 का, प्रमोशनल प्राइस है 45,900। आप 4,090 रुपीज बचा सकते हैं। डेनी पावर बैंक रिटेल प्राइस 2,299, प्रमोशनल प्राइस 1,799। आप 500 रुपीज बचा सकते हैं। और अब सब्जियों और फलों की बात होगी और जिक्र होगा महंगाई का कि कीमतें क्या हैं, हम जानेंगे आज के भाव में। रमल दिलदार ने हमें ज्वाइन किया है। रमल बताइएगा कौन सी ओपन मार्केट में आप हैं और सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं। मैं इस वक्त मक्का कॉलोनी में मौजूद हूँ। अगर हम सरकारी नरनामों के मुताबिक आज के सब्जियों और फलों की रेट की बात करें तो टमाटर जो है वो 160 रुपये फ़ी किलो उसकी जो कीमत है यहाँ पर टमाटर फ़रोख्त हो रहे। टमाटर की कीमत ताहाल उसमें कमी नहीं आ सकी है और लहसुन देसी जो है वो 120, आलू 21 और जबकि प्याज की कीमत जो है वो 60 से डायरेक्ट 90 कर दी गई है और भिंडी जो है वो 60 और टिंडे 70। इसी तरीके से फलों की कीमतों में भी जो है वो दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। सेब 126, जापानी फल जो है वो 55 रुपये फ़ी किलो और अमरूद जो है वो 50 और केला इसी तरीके से 74 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दर्जन के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके अलावा आपको बता दी चलूँ कि यहाँ पर जो है इस मार्केट में इस तरह होता है कि जो रेट मंडी से मिलते हैं इनको उससे तकरीबन 20-30 रुपये इजाफा की कीमत में यहाँ पर सब्जियाँ और फल फ़रोख्त किए जाते हैं। इनका भी यही कहना है कि मेन बदामी बाग की जो सब्जी मंडी है वहाँ पर ज़्यादा कीमतों में जो है वो फल और सब्जियाँ मिलती हैं, जिसकी वजह से ये मजबूर होते हैं कि ज़्यादा कीमत में लोगों को फल और सब्जियाँ फ़रोख्त करते हैं। दूसरी जानब टमाटरों का जो मसला जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है, टमाटर जो है वो ज़्यादा कीमत में मिल रहे हैं और आज भी जो ये मसला है वो इसी तरीके से जारी है। और इसके अलावा प्याज के आपको बताती चलूँ कि प्याज जो है उसकी कीमत 90 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया रमल दिलदार, आप हमारे साथ मौजूद थी, कीमतें बता रही थी हमें सब्जियों और फलों की। और नाज़न आपको बताएंगे अगर आप जेनिथ शॉप पर जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 310 रुपये में और बीफ कीमा 588 में। मटन आपको मिलेगा 849 में और मटन कीमा है 894 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 117 रुपये और उसका बना हुआ गोश्त 170 रुपये में। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो बेबी पैक्टी 469 में, रेड स्नैपर 519 में।
परचून से अंडे आपको मिलेंगे 100 रुपये दर्जन, थोक से 98 रुपये और गोरमे पर अंडे अवेलेबल हैं 99 रुपये में। और अब मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे बिग स्क्रीन में। सबसे पहले हमारे पास जुर्वा 2 1:30 बजे लगी हुई है सिनेस्टार टाउनशिप में, 12 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 1 में और 11 बजे यूनिवर्सल सिनेमाज लाहौर में। माई लिटिल पोनी द मूवी सिनेस्टार टाउनशिप में लगी हुई है 3 बजे, सिनेस्टार जनवा मॉल में 5 बजे और 5:45 बजे यूनिवर्सल सिनेमाज में। ब्लेड रनर 2049 2D मूवी है, सिनेस्टार जनवा मॉल में लगी हुई है 2:30 बजे, 2 बजे सिनेस्टार IMAX में और 8 बजे यूनिवर्सल सिनेमा। पंजाब नहीं जाऊंगी 5 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में, 12:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में और 8:15 बजे यूनिवर्सल सिनेमा लाहौर में। शेफ 8 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में, 7:30 बजे सिनेस्टार जनवा मॉल और 11:15 बजे यूनिवर्सल सिनेमा लाहौर में। और इसके साथ ही नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे, उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। हैं बॉटम राइट बटन पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखे हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो, बोलो ताकि तजावुज़ात से छुटकारा मिले, बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब, बोलो ताकि इंसाफ मिल सके, बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा। बोलो क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का। आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर।
हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42, शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42, शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब। पंजाब हुकूमत का मेडिकल एंट्री टेस्ट का पर्चा आउट होने का एतराफ। हाई कोर्ट ने एंट्री टेस्ट आउट होने के खिलाफ दरख्वास्तें निपटा दी। VCUHS डॉक्टर जुनैद सरफराज को बरतरफ कर दिया। तुलबा से दोबारा फीस वसूल नहीं करेंगे, हुकूमत की यकीन दहानी। मेडिकल कॉलेजेस एंट्री टेस्ट का पेपर आउट होने के शवाहद मिल गए। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफी कहते हैं दाखिला टेस्ट दोबारा होगा। पेपर आउट होने पर 2 मुकदमा दर्ज। FIA लाहौर ने प्रोफेसर अब्दुल हफीज और हाफिज उनको गिरफ्तार कर लिया। IG पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने आरिफ नवाज से 13 नवंबर को जवाब तलब कर लिया। और हाई कोर्ट में 5 बच्चों की हवालगी के केस की समाअत। अदालत का बच्चों की मां से मुलाकात कराने का हुक्म। बच्चों की चीखों पुकार, मां की कोशिशों के बावजूद बाप से लिपटे रहे, वालिद के साथ रहेंगे। बच्चों का अहाता हाई कोर्ट में वावेला। बॉटम राइट बटन पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सुओ मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। बताएं कि LDA शोबा रिकवरी कमर्शलाइजेशन का ताजपुरा में ऑपरेशन। LDA ने 7 इमारतों को कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर सर्ब मुहर कर दिया है। प्रॉपर्टी नंबर 36A1 और 27A1, 31A1 सर्ब मुहर कर दी गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं LDA की जानिब से ताजपुरा में ऑपरेशन किया गया है। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरे नायाब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, LDA के शोबा कमर्शियल रिकवरी ने ताजपुरा में एक बड़ा ऑपरेशन किया और इसमें ऐसी इमारतें जो एक सिंगल यूनिट तो थी लेकिन उसके अंदर कई कमर्शियल काम हो रहे थे, कई दुकानें बनाई गई थी, आउटलेट्स बनाए गए थे, वर्कशॉप बनाई गई थी, उनको सरबमोहर कर दिया। 7 इन इमारतों की तादाद है जिसको सरबमोहर किया गया है और ये A1 ब्लॉक की इमारतें थी ताजपुरा में। इस हवाले से डायरेक्टर कमर्शियल इब्बास सलीम मलिक की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई। उनका कहना है कि करोड़ों रुपए वाजिबुल अदा थे। कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी पर यह इंतहाई कदम उठाया गया है और इमारतों को सरबमोहर किया गया है। जी बहुत शुक्रिया, हमें दुरे नायाब तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव मिर्जा महमूदुल हसन को ट्रांसफर कर दिया गया है। DG स्पोर्ट्स जुल्फकार अहमद गुमन को ट्रांसफर कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर खोकर, तफसीलात क्या हैं? ट्रांसफर के हवाले से आगाह कीजिएगा।
जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर जो है नैयर इकबाल, इनको फौरी तौर पर ओएसडी बना दिया गया है और मोहम्मद आफर जान जो डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला थे उनको तब्दील करके डीजी स्पोर्ट्स पंजाब तैनात किया है। साथ साथ उनको सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और सेक्रेटरी यूथ अफेयर का अजाफी चार्ज भी दिया गया है। जबकि इसके साथ ही मिर्जा महमूदुल हसन जो रजिस्ट्रार कॉर्पोरेटर थे इनको तब्दील करके मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात किया गया है और जुल्फकार अहमद गुम्मन जो डीजी स्पोर्ट्स थे इनको ट्रांसफर करके रजिस्ट्रार कॉर्पोरेटर तैनात किया गया है। जबकि इसके साथ ही हुकूमत पंजाब ने तारक कुरैशी जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू गुजरांवाला थे उनको डीसी गुजरांवाला का अजाफी चार्ज भी दिया है। जी बिल्कुल सही। कैसर खोखर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अहम खबर से आगाह करेंगे। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 22 में तरक्की पाने वालों की लिस्ट जारी कर दी है। कौन कौन शामिल है इन तरक्की पाने वालों में, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे कैसर खोखर से। कैसर खोखर, तफसीलात क्या है, आगाह कीजिएगा। जी, वफाकी हुकूमत ने गैर मुसद्दका और गैर हतमी जराये के मुताबिक जो है लिस्ट जारी की है जिसमें डीएमजी अफसरान जिनको ग्रेड 22 में तरक्की दी गई है इनमें चेयरमैन वज़ीर-ए-आला मुआयना टीम पंजाब इरफान अली, सेक्रेटरी जंगलात पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जहांगीर खान, सेक्रेटरी CNW पंजाब मियां मुश्ताक अहमद, शाइस्ता सुहेल अल्ताफ, फुरकान बहादुर, नवीद कामरान बलोच, मरूफ अफजल जो साबिक मेंबर PND हैं, आमर अशरफ ख्वाजा साबिक मेंबर PND और आरफ इलाही जो है इनको फौरी तौर पर ग्रेड 21 से ग्रेड 22 में तरक्की देने की सिफारिश की गई है, मंजूरी दे दी गई है और वज़ीर आज़म को ने इस बात की मंजूरी भी दे दी है। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोखर, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि एडिशनल सेशन जज रहमत अली का अदालती हुक्म अदूली ज़ेर इल्तवा मुकदमात का नोटिस ले लिया गया। एडिशनल सेशन जज रहमत अली ने SP सदर को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन अतीक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, एडिशनल सेशन जज रहमत अली की अदालत में मंशियात के मुकदमा जो है वो यहाँ पर ज़ेर समाअत है जिनमें अदालत की तरफ से बार बार पुलिस को अहकाम जारी किए जा रहे हैं कि वो अपने गवाह अदालत में पेश करें ताकि जो मुकदमा इल्तवा में पड़े हुए हैं इनको जल्द से जल्द निपटाया जा सके। अदालत में एक केस यहाँ पर सरकार बनाम आसिफ जो है मंशियात का जो है वो ज़ेर समाअत है जिसमें अदालत ने सिटी रायविंड पुलिस जो है उनको भी हुक्म दिया था कि अपने गवाह लेकर आए और बाद में फिर SP सदर को भी कहा कि ये अपने जो मतहत अमला है उस पर अमल दरामद करवाएं, लेकिन इन्होंने अदालत के अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया। इस पर अदालत ने SP सदर को जो है वो शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। इसकी काफ़ी सेशन जज लाहौर और DIG ऑपरेशन को भी भिजवा दी है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि पुलिस का जिसके जो गवाह है वो अदालतों में पेश नहीं हो रहा है, इनको अदालत में पेश करे। और खास तौर पर अदालत ने SP सदर को हुक्म दिया है कि वो खुद ज़ाती तौर पर 10 अक्टूबर को अदालत में पेश हों और जवाब दाखिल करें। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी 42। बॉटम राइट बटन पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंगली एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो, बोलो ताकि तजावुज़ात से छुटकारा मिले, बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब, बोलो ताकि इंसाफ मिल सके, बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा। बोलो क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का।
आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317-542-4242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर बंदेशा, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और दिल की बीमारी के हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि बहुत तेज़ी से ये मर्ज़ जो है वो फैलता जा रहा है। लोग एहतियात नहीं करते और जो लोग करना चाहते हैं उनको एहतियातों के बारे में पता नहीं है। सो इस चीज़ पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हमेशा जब भी आप आते हैं हम कोशिश करते हैं कि लोगों की अवेयरनेस के लिए हम बात करें। सो हार्ट डिजीज़ से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी हार्ट डिजीज़ होती क्या है और कितनी इकसाम है इसकी, क्यों ये बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है? दिल में 2, 3, 4 तरह की बीमारियां हैं जिसमें सबसे जो ज़्यादा बड़ी रीज़न है 80% जो बीमारी है दिल की वो हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं। दिल की नालियों की जो तकलीफ़ है वो एक बायस है सबसे बड़ा। इसके अलावा बचपन के अंदर अगर आपका गला ख़राब हो तो बच्चों को एक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, उस तरह की बीमारी हो जाती है। या बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी के साथ ख़वातीन को रिलेटेड जो है वो दिल के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। और इसके साथ चीदा और बीमारियां हैं जैसे दिल की धड़कन का बेरब्त हो जाना और दिल की जो धड़कन है उसका ज़्यादा तेज़ हो जाना या स्लो हो जाना, जो ओल्ड एज में ज़्यादातर बीमारी होती है वो है। लेकिन आम तौर पे जब भी दिल की बीमारी का कोई बात करे तो फ़ौरन दिल में ख्याल आता है कि हार्ट अटैक हुआ है। वो मतलब चूँकि लीडिंग काज है, 80% वजह है। अभी रिसेंट वर्ल्ड हार्ट डे एक हफ़्ता पहले जो मुनक़िद हुआ पिछले हफ्ते, तो उसके अंदर भी एक इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दिया गया कि दिल की बीमारी एक वबा या एपिडेमिक का एक रुख इख्तियार कर गई है। और पूरी दुनिया में चूँकि हमारे पास पाकिस्तान में डाटा या कोई कंट्रोल सेंटर्स नहीं है जिस वजह से शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि ये डाटा हम पाकिस्तान का बता सकें। लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सालाना 2 लाख नए मरीज़ जो हैं वो हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। अच्छा। और लीडिंग काज ऑफ डेथ पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हार्ट अटैक है। मतलब 31% जो है 100 अगर हम बात हो रही है तो उसमें से सिर्फ जो है हार्ट अटैक या दिल की बीमारियां जो हैं वो बायस बन रही हैं मौत का। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन के करीब पहुंच गया। और इसमें एक और जो बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है वो ये है कि तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में अगर हम तरक्की पजीर ममालिक को देखें या वो ममालिक जो बॉटम के ऊपर आते हैं तो तमाम बीमारियों का 80% जो बीमारियाँ हैं वो तरक्की पजीर या ऐसे लो सोशो इकनॉमिक जो एरियाज़ हैं जिस तरह पाकिस्तान है वहाँ पे ये बीमारी अब शिफ्ट हो गई है। पहले ये अमीरों की बीमारी थी, अब गरीब मुल्कों की ये बीमारी बन गई। अच्छा, इसकी क्या वजह है, ये क्यों? बुनियादी तौर पे वेस्ट में जो लोग हम में से जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि उनका लाइफस्टाइल जो है, उन्होंने आउटरीच सेंटर्स बनाए हुए हैं। वहाँ पे कार या मोटरसाइकिल या बाइक इस तरह से नहीं है जैसे यहाँ पे है। वो लोग पैदल चलते हैं, कम खाते हैं या खाने को मिलता कम है। और वो डाइट जो खाते हैं वो अच्छी डाइट होती है, उसके अंदर जो जिसने खाना है उसके ऊपर लिखा होगा कि आप ये चीज़ खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। यहाँ पे खाली एक पैक होता है जिसमें पता ही नहीं होता कि बंद है, इसके अंदर क्या है, क्या नहीं है, किस तरह का ऑयल इस्तेमाल हुआ है, कौन सी क्वालिटी है, उसके आगे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। और ये अवेयरनेस पब्लिक में भी नहीं है, बुनियादी जो मसला है। और सबसे बड़ी रीज़न जो है वो खा के बैठ जाना। हमारी अब पूरी नेशन जो है ये ट्रांजिशन के अंदर है।
खाते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं और दबा के खाते हैं, और मतलब एक जो लो क्वालिटी फूड है वो खा रहे होते हैं, जिसमें अच्छी चीज़ें, जिसमें सब्जियां, दालें या फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल कम है। मटन, बीफ और बार बार एक ही चीज़ को रीकुक करके खा रहे हैं, जो कि शायद बहुत ही ख़तरनाक है। अच्छा, ये जो रेड मीट है, मटन, बीफ, जिसका आपने जिक्र किया, ये भी कॉज करता है हार्ट डिजीज़ के लिए? इसमें बुनियादी तौर पे जो चिकनाई है या कोलेस्ट्रोल की मुख्तलिफ इकसाम ऐसी हैं जो कि ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होती हैं, जिसको जज़ब करके हज़म करके आगे चलाना एक मुश्किल काम होता है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेबल्स या दालें। तो इसको अगर आपने खाना है तो इसको आप बर्न करें। बर्न करने से मुराद ये है कि फिर आप एक्सरसाइज करें, कम अज़ कम हैवी एक्सरसाइज। मतलब अगर कोई शर्त लगा के या वैसे जिसकी रूटीन है 1 किलो या 2 किलो मटन खा जाता है, तो अगर वो उसके बाद बैठा रहे तो ये मुमकिन नहीं है कि उसको दिल की बीमारी नहीं होगी, डेफिनेट होगी। अगर आपने इतना ज़्यादा खाना है और इसको बड़ा फ्रीक्वेंट खाना है तो फिर आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, फिर ही ये मामला आगे चल सकते हैं, वरना दिल की तकलीफ होने का खदशा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही, दिल की तकलीफ होने का खदशा ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर बहुत से लोग इग्नोर करते रहते हैं इस चीज़ को, तो क्या तरीक़ेकार है कि हम इससे बच सकते हैं? ऐसा क्या होता है कि किसी को कभी कोई हार्ट की बीमारी नहीं होती है, पेन नहीं होती है, लेकिन अचानक से हार्ट अटैक होता है और वो कार्डियक अरेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो डेथ भी हो जाती है। तो इसकी क्या वजह है? क्या ये इतनी ही सीवियरिटी से आता है या हम सिम्टम्स इग्नोर कर रहे हैं? सोसाइटी की अवेयरनेस है और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग है। शायद हमारे डॉक्टर्स भी अभी पूरी तरह से वेल ट्रेंड नहीं होते इन मामलात में, कि खाली अगर इधर मैदे के अंदर को दर्द हुई या पेट के अंदर दर्द हुई या इवन छाती पे बोझ है तो इसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। बड़े अब इजी टूल्स बन गए हैं। ईसीजी बड़ा एक आसान काम है, आप विद इन सेकेंड्स आपकी ईसीजी हो जाती है। अगर आपको कभी भी छाती पे बोझ, घुटन या दर्द महसूस हो या ऐसा बोझ जो बाजुओं में जा रहा है और आपको शुगर नहीं है, शुगर वाले मरीज़ के ज़रा इलामात या ओल्ड एज में थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो आपको अगर खड़े खड़े अचानक पसीना आ गया है, आपके पेट में दर्द है, आपको फोर्सफुल वोमिटिंग के साथ बोझ हो गया छाती के ऊपर, तो इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते। हमें अब ईसीजी हर गली मोहल्ले में हर डॉक्टर ने रखी हुई है, ईसीजी ज़रूर करानी चाहिए। और इसके अलावा अगर शुगर है और उम्र ज़्यादा है तो ऐसे लोगों को अगर हल्का सा भी बोझ महसूस हो या खाली पसीना भी आ जाए तो इनको दिल के हवाले से कॉन्शियस होकर ईसीजी ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज में या शुगर वाले मरीज़ को दर्द उस तरह से नहीं होती जैसे एक आम सिम्टम्स थोड़े से साइलेंट होते हैं। हाँ, डिफरेंट होते हैं। खाली बाजुओं के अंदर भी अगर बोझलपन आ गया है, जबड़ों के अंदर बोझलपन आ गया है और छाती पे हल्का सा बोझ है तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ईसीजी करानी चाहिए। अगर दिल का कोई भी डॉक्टर कहता है जी हार्ट अटैक नहीं है तो उसके बाद फिर अगले टेस्ट होते हैं कि हम ईटीटी या मजीद ब्लड के टेस्ट हैं उनके अंदर हम जाते हैं। बिल्कुल सही, और मेरे ख्याल से ये वो चीज़ें हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसी रिसर्च भी है जिसमें ये चीज़ पता लगती है कि फ़ीमेल्स में ये चीज़ ज़्यादा है या मेल में ज़्यादा है? फ़ीमेल्स में बुनियादी तौर पे जो रिप्रोडक्टिव एज है, जब तक खातून बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखती होती है, आमतौर पे 45, 50 या 55 साल, मुख्तलिफ थोड़े वेरिएबल होते हैं, उसमें हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो दिल की बीमारी से बचाते हैं उनको। अच्छा। आमतौर पे खातून में 50 साल की उम्र से कम जो है वो दिल का अटैक लेस लाइकली होता है, या तो अगर उसके ख़ानदान में तकलीफ़ है फिर चांस ज़्यादा होता है, या शुगर आ गई है फिर चांस ज़्यादा, या बिल्कुल ही अगर खा के बिल्कुल ही मोटी हो गई हैं और बैठ गई हैं फिर भी चांस होता है। अदरवाइज़ ख़वातीन के अंदर ये बीमारी कम है, मर्दों के अंदर बीमारी निस्बतन ज़्यादा है। अच्छा, एवरी 6 मंथ्स अगर ब्लड स्क्रीनिंग कराई जाए तो क्या वो भी फिजिबल होता है आपको डिजीज़ से बचाने के लिए? नहीं, ये रिकमेंडेशन नहीं है। हर अडल्ट को 18 या 20 साल की उम्र में जब जाए कम से कम अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराना चाहिए। और अगर आपकी फैमिली में डिजीज़ है, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तब आप स्क्रीनिंग के अंदर जाएं। अदरवाइज़ इसकी एज सच अभी तक रिकमेंडेशन नहीं है, या आपको सिम्टम्स हो। अगर कोई नहीं है तो मतलब फिर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है, जो हार्ट अटैक के अंदर जो फैक्टर्स हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, आप सिगरेट पीते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपको शुगर है, अगर ये चीज़ें नहीं है, आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो इसके बारे में परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही। अच्छा, एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है इस बीमारी से बचने के लिए? एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसमें जो रिकमेंडेड है हर हेल्दी इंडिविजुअल के लिए, जो इस वक्त एक्सरसाइज जो प्रोटोकॉल्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉक रोज़ाना, हफ्ते में 5 दिन मिनिमम और 7 दिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर आप हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आपका वो टाइम जो है वो कम हो के 15 मिनट 20 मिनट हो जाता है। लेकिन फिर भी हम एहतियातन ये रिकमेंड करते हैं कि आधा घंटा करें, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज आमतौर पे हमारी सोसाइटी में अदर दैन बॉडी बिल्डर्स, वेट लिफ्टर या प्रोफेशनल जो लोग हैं उनके अलावा उस लेवल पे नहीं अचीव कर पाते। तो आधा घंटा कम से कम हफ्ते में 5 दिन वर्जिश या वॉक ज़रूर करनी चाहिए, तेज़ वॉक, जिससे आप जो है वो एक्टिव भी रहें। तकलीफ बचती है, नहीं होती, कम होती है।
या अगर हो जाए तो नुकसान उतना नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर कोलेट्रल्स, दिल की शरियानें और वरीदों का आपस में एक चैनल होता है, वो बन जाता है। अगर एक नाली बंद हो तो उल्टी साइड से उनके अंदर खून का बहाव जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है, उनका नुकसान उतना नहीं होता। मतलब अगर कंपेयर करें ऐसे लोगों को जो वॉक नहीं करते तो उनका नुकसान रिलेटिवली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग कि जो वर्जिश को अपना मामूल बनाते हैं, उनका नुकसान कम होता है, उनका नुकसान कम होता है। अच्छा, खुदा ना खास्ता अगर इस डिज़ीज़ का अटैक होता है, फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक के ही सिम्टम्स नज़र आते हैं, तो इर्द गिर्द के लोगों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम भले के लिए कर रहे होते हैं लेकिन वो उल्टा नुकसान का बायस बन जाते हैं, जिसमें अगर खुदा ना खास्ता सांस बंद हो रहा है या फूल रहा है तो हम पानी पिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कभी भी डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते। तो मैं आम लोगों के लिए ये ज़रूर आपसे मैसेज लेना चाहूँगी कि इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखें, मैं तो समझता हूँ कि आप तो अपने प्रोग्राम्स के तवस्सुत से मॉर्निंग इवनिंग मीडिया तो अपना रोल प्ले कर रहा है। शायद सबसे बड़ा ये जो रोल है ये स्टेट का रोल है, रियासत का रोल है कि वो अपने सिलेबस और निसाब के अंदर ऐसी चीज़ें शामिल कर दें जिससे रिससिटेशन या बेसिक लाइफ सपोर्ट जैसी चीज़ें जो हैं वो किताबों के अंदर होना चाहिए। कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई शख्स गिर गया है या अचानक उसको बोझ हुआ है, छाती में दर्द हुआ, तो उसको क्या करना चाहिए। तो इमीडिएटली जो आप कर सकते हैं, आप रेस्क्यू हर जगह 1122 को फ़ौरन आप कॉल करें। और अगर बेहोश नहीं है कोई भी और होश में है और उसकी नब्ज़ चल रही है और वो ऊपर थोड़ा उठ सकता है, तो डिस्प्रीन की एक जो गोली है अगर आपको कहीं से मिल जाए तो फ़ौरन वो दे देनी चाहिए और उसके बाद फिर रश करना चाहिए हॉस्पिटल की तरफ। और अगर कोई कोलैप्स कर गया है तो अच्छे जो बड़े स्टोर्स हैं उसमें AED के नाम से एक डिवाइस लगी होती है, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, तो उसको आप फ़ौरन उतार के पैचेस लगा के, एयरपोर्ट्स के ऊपर भी हैं और अच्छे स्टोर्स के अंदर भी हैं, लेकिन चूँकि ट्रेनिंग नहीं है हमारी सोसाइटी की तो बेहतर ये होता है कि हॉस्पिटल या रेस्क्यू को फ़ौरन कॉल करें। और अगर कोई इर्द गिर्द डॉक्टर आपको मिल जाता है इस तरह की सूरत हाल में तो फिर उसकी बात सुन भी लेनी चाहिए। बाज़ औक़ात मैं कई दफ़ा देखा है कि हम चीख रहे होते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, वो जो ले मैन उसके मुंह में पानी डाल रहा होता है वो फ़र्ज समझ रहा होता है। तो मतलब पानी इमीडिएट डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक नॉर्मल इंसान अगर 48 घंटे कुछ ना खाए पिए तो उसको कुछ भी नहीं होता। मतलब ये एक मोटी सी बात होती है जो ज़हन में रखनी चाहिए कि इमीडिएट अगर पानी नहीं भी जाता तो कुछ नहीं होगा, बल्कि वो उल्टा अगर बेहोश कोई हुआ पानी आप देते हैं तो वो फेफड़ों में चला जाता है और नुकसान का बायस बनता है। बाद में फिर वेंटिलेटर पे चले जाते हैं लोग, इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा ख़राबी होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब आपने जैसे कहा कि दिल की बीमारी सिर्फ हार्ट अटैक नहीं है, और भी बहुत सी बीमारियाँ जो हैं वो आजकल सामने आ रही हैं और लोग बेचारे उनसे सफ़र कर रहे हैं। उनमें कौन कौन सी बीमारियाँ? उसमें बच्चों के अंदर ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो एक रोमेटिक फ़ीवर की नाम की बीमारी है, जो गला ख़राब हो और अगर आप टाइम पे एंटीबायोटिक ना लें और आपका फ़ीवर सेटल ना हो, जोड़ सूज जाते हैं उसके अंदर, या जोड़ों में दर्द होगी, साथ बुखार होगा और दिल के वॉल लीक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। या दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और ये मिज़रेबल है। तरक्की याफ्ता ममालिक में ये बीमारी अब ख़त्म हो चुकी है और इसकी प्रिवेंशन के लिए जो कैप्सूल्स या दवाइयाँ या इंजेक्शन चाहिए उसकी अवेयरनेस अब काफ़ी हद तक आ गई है। ये कम ज़रूर हुई है लेकिन अभी भी शायद पूरी दुनिया में अगर देखें तो हम पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक के अंदर ज़रूर आता होगा कि वो बीमारी अभी भी बच्चों के अंदर है। इसके अलावा दिल की धड़कन की बहुत सारी बीमारियां हैं। बहुत सारी बीमारियां या दवाइयां हम खाते हैं जो हकीमों से लेके खाते हैं, उसके दिल के पट्टे फैल जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। हैवी मेटल्स होती हैं जो गुर्दों को, जिगर को और दिल को नुकसान पहुँचाती हैं। तो इस तरह की दवाइयों से हमें इज्तनाब करना चाहिए, नहीं खानी चाहिए। तो इसके अलावा ओल्ड एज के अंदर अगर आप जाएँ तो आपके दिल की रफ्तार स्लो हो जाती है। यह बड़ा कॉमन, मतलब मैंने आज से 10 साल पहले अगर हम देखें, मैं जब कार्डियोलॉजी में आया था तो शायद 1000 में से 1 या 2 मरीज़ ऐसे होते थे जिनके दिल की रफ्तार स्लो होती थी। अब 1000 में से 50 से 60 मरीज़ ऐसे आते हैं जिनके दिल की रफ्तार स्लो होती है। मतलब तो ये एक बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं ये चीज़ें। मतलब एक नेचुरल जो लाइफ की क्वालिटी है या एक्सपेक्टेंसी है या ये बीमारियां हैं वो कुदरती तौर पे भी एक ज़्यादा जो है ना वो आ रही हैं ये बीमारियां हमारे सामने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कुदरती तौर पर तो आ रही हैं लेकिन हम प्रिवेंशन के लिए किस तरह काम कर सकते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता बीमारी लाहक हो जाती है तो गवर्नमेंट के इंतजाम कैसे हैं? क्या इतने बड़े लोड को जो पेशेंट्स का आता है उसको संभालने के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी हैं या नहीं, इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। हैं बॉटम राइट बटन पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सुओ मोटो
बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। 100 मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी वो ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशल एक्टिविज्म और जुडिशल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो, बोलो ताकि तजावुज़ात से छुटकारा मिले, बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब, बोलो ताकि इंसाफ मिल सके, बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा? बोलो क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का। आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42। जी वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर आमिर बंदेशा हार्ट स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और दिल की बीमारियों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि बहुत सी बीमारियां जो पहले नहीं थी अब उनकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कमी कहाँ पर है? क्या हम प्रिवेंशन पर गौर नहीं करते? एक तो आपने फूड के हवाले से बताया कि हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते, बाहर का खाना खाते हैं जिसमें तेल क्या इस्तेमाल हुआ है, घी क्या इस्तेमाल हुआ है उसका नहीं पता। इसके अलावा आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट क्या किरदार अदा कर सकती है? एक तो सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल ज़ाती ज़िम्मेदारी होती है, एक जो आपकी गवर्नमेंट्स हैं जिनको आप टैक्स देते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि ओवरऑल जो है वो दोनों साइड के ऊपर ही कमी है। जो सोसाइटी अपना रोल प्ले नहीं कर पा रही कि वो अभी तक उनको पता ही नहीं है कि खाना क्या है और क्यों खाना, ये सबसे बड़ा मसला है। और दूसरा जो अवेयरनेस और जिस तरह से आगे दिल की तकालीफ जिस तरह से बढ़ रही हैं उस रेशो से हॉस्पिटल्स बनने चाहिए या सहूलतें आनी चाहिए, तो उसमें एक खातर खा कमी है। वो अब गवर्नमेंट इसमें कोई बेहतर बयान दे सकती है कि उसकी वजह क्या है। शायद जिस तरह प्रायोरिटीज़ थोड़ी डिफरेंट हैं तो हेल्थ के ऊपर उस तरह से तवज्जो नहीं है। अभी भी आज आप देखें तो बहुत लंबे लंबे टाइम मिलते हैं
और काफ़ी अरसा तक जो पेशेंट्स हैं उनको वेट करना पड़ता है। तो इनमें, और ये खाली ये नहीं कि पंजाब हुकूमत, अब मैं तो चूँकि PMDC में हूँ, हम देखते रहते हैं पेशावर के अंदर भी ऐसे हालात हैं, KPK के अंदर भी और सिंध के अंदर भी, और काम हो भी बहुत रहा है। मतलब एक साल के अंदर अगर खाली PIC को आप लें तो 17,000 के करीब एंजियोग्राफियाँ और स्टेंट डलते हैं। लेकिन फिर बीमारी पीछे से इतनी ज़्यादा है, शायद नए इदारे खुलने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है कि ये डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल लेवल के ऊपर एंजियोग्राफीज़ और कैथ लैब लगें। और अभी सबसे बड़ा जो मसला है वो स्किलफुल डॉक्टर्स नहीं हैं। जैसे वज़ीराबाद काफ़ी अर्सा पहले बना, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई सर्जन जाने के लिए तैयार नहीं है, सर्जन अवेलेबल नहीं है। और शायद इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को जो आगे मैकेनिज़्म करने चाहिए कि वहाँ पे तनख्वाहें बढ़ाएं, सहूलतें ज़्यादा दें, या इंटरनेशनली जो है वो लोग आप मूव करें ताकि वहाँ जहाँ जहाँ ये सेंटर्स बने हैं वहाँ पे लोग जो हैं वो सही तरह से मुस्तफ़ीद हो सकें। बिल्कुल सही, जैसे आपने कहा कि बहुत लंबे लंबे टाइम दे दिए जाते हैं, लोगों को इंतज़ार कराया जाता है और अगर अर्जेंट केसेस आ जाएं तो वो टाइम और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो क्या दिल की बीमारी में ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको फ़ौरन जो है वो उस पर इसका कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनमें बिल्कुल टाइम का इंतज़ार नहीं होता, मतलब इमीडिएट 90 मिनट के अंदर आप करें अगर आपकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जो पूरी दुनिया में होती है, और अभी पाकिस्तान के अंदर भी तो तकरीबन तमाम गवर्नमेंट्स ही, पंजाब गवर्नमेंट है, KPK है। डॉक्टर साहब यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि हम हेल्थ के हवाले से ही बात कर रहे हैं तो आज तहसील हेडक्वार्टर मुनावा अस्पताल का इफ्तिताह किया जाना है। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त वहाँ पर पहुँच गए हैं। एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, मुनावा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब है ये, और वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त स्टेज पर मौजूद है और उनके हमरा दोनों वज़रा हैं। कौमी तराना पढ़ा जा रहा है। मुनावा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब और वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं। सूबाई वज़रा हेल्थ भी इस वक्त मौजूद हैं और तहसील हेडक्वार्टर मुनावा हॉस्पिटल का आज इफ्तिताह किया जाएगा। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर आमिर बंदिश शाह हमारे साथ मौजूद हैं। कता कलामी माफ जो मैं चूँकि दिखाना भी होता है, बताना भी होता है लाइव, तो हम बात कर रहे थे कि जो लंबे लंबे टाइम दे दिए जाते हैं पेशेंट्स को, तो क्या ज़रूरी नहीं होता कि हार्ट डिजीज़ में उसको फ़ौरन से टैकल किया जाए? इसको कैसे डिसाइड किया जाए? इसमें अब जो पूरी दुनिया के अंदर एक राइज प्रोटोकॉल है वो तो ये है कि जैसे ही हार्ट अटैक हो विद इन 90 मिनट्स आप उसकी एंजियोग्राफी करके स्टेंट डालना है स्टेंट डाल दें, बाईपास होना तो बाईपास हो जाए। क्योंकि अब जो प्रॉब्लम है, जो वेस्ट में रिसर्च हुई वो कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ 7 दिन आप पहले दाखिल करके उसको इंजेक्शन खून पतला करने वाला लगाते रहें, उसके बाद उसके दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाएँ और वो मरते दम तक उस शख्स ने हॉस्पिटल की जान नहीं छोड़ी। मतलब इस दफ़ा अगर हार्ट अटैक हुआ, एंजियोग्राफी हुई, स्टेंट डला, तो वो 3 या 4 या 5 दिन के बाद वो शख्स चला गया, दवाइयाँ सिर्फ उसने आउटडोर में आना है। इस तरह का मरीज़ जिसको हार्ट अटैक होता है तो वो ओवरऑल हेल्थ के ऊपर एक ये देखें कि एक दफ़ा आया, आपने 1 लाख की कॉस्ट लगी, आपने घर भेज दिया। जितनी दफ़ा वो आएगा अगले 1.5 साल या 1 साल के अंदर, वो सपोज 20 दफ़ा एमरजेंसी में आ रहा है, उसको डॉक्टर चेक कर रहा है, वो किसी जगह लेट रहा है, वो बिजली का इस्तेमाल वहाँ पे स्टाफ नर्स का इस्तेमाल, तो ये कॉस्ट उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। शायद इसको अगर इस तरह से सोचें तो हमें इस मॉडल पे जाना चाहिए कि मरीज़ जब आए तो हमारी तमाम लॉजिस्टिक तैयार होने चाहिए। मतलब अब जैसे फ़ौरन से उसकी एंजियोग्राफी करके फ़ौरन उसको स्टेंट डालने हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये क्या वजह है? पहले सुना करते थे बहुत टाइम बाद के किसी को स्टंट डाला गया है, अब तो ये बहुत मामूली बात होती जा रही है। बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब आप देखें कि लीडिंग काज ऑफ डेथ जो है वो हार्ट अटैक हो गई। 31% 100 मरीज़ मरते हैं तो 31 उसमें से दिल की अटैक की वजह से मर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो एक ये वजह है। दूसरा, इसमें अवेयरनेस के साथ साथ गैजेट्स बहुत ज़्यादा आ गए। जब 80s में शुरू में एंजियोग्राफी आई थी तो लाहौर में जहाँ एक एंजियोग्राफी की मशीन लगी हुई थी वो एक अजूबा था और लोग दूर दूर से आते थे देखने के लिए, मुल्तान, रहीम यार खां, हर तरफ से।
तो अब तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगी हुई है, पब्लिक ने लगा ली या प्राइवेट में, और लाहौर के अंदर ही एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो है वो कोई 8-10 मशीनें जो है वो काम कर रही हैं कम अज़ कम। और अगर पब्लिक सेक्टर पूरे पंजाब में देखें तो 19-20 के करीब एंजियोग्राफी मशीन्स जो हैं। बिल्कुल सही, यानी कि टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई, ट्रीटमेंट का जो तरीकेकार है वो बढ़ा दिया गया, लेकिन प्रिवेंशन पर उस तरह से काम नहीं हुआ ताकि इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। हम कॉम्प्लिकेशंस का इलाज करते हैं, जैसे शुगर है तो प्रिवेंशन तो ये है कि हो ना, अगर हो गई है तो उसका इलाज इतना अच्छा करेंगे गुर्दे फेल ना हो। जब शुगर से गुर्दे फेल हो जाते हैं तो हम डायलिसिस मशीन लगा देते हैं, फिर कहते हैं हमने इतनी डायलिसिस मशीनें लगा दी। इसी तरह से हार्ट अटैक है। तो अगर अवेयरनेस पे, प्रिवेंशन पे, और अगर हो गया तो इमीडिएट इलाज के ऊपर हम तवज्जो दें तो हमारा शायद 50% वर्कलोड जो है वो कम हो सकता है हॉस्पिटल से। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि बहुत कम उम्र में अब दिल की बीमारी लाहक हो जाती है? पहले ये नहीं हुआ करता था, लेकिन अब 30s में, अर्ली 30s में लोगों को दिल की बीमारी हो जाती है, जेनेटिक नहीं है तो भी हो जाती है। इसकी क्या वजह है? वेस्ट में अगर 50 साल से कम किसी को हार्ट अटैक हो तो हॉस्पिटल के अंदर अनयूजुअल चीज़ होती है। वो उस पूरे इलाके की जीन स्टडी करेंगे, वहाँ पे रहन सहन के ऊपर तवज्जो देंगे। हमारे कॉमन है कि इवन 15, 20, 30 साल के जो लोग हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह जो है वो स्मोकिंग, और अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है तो शुगर एक बड़ी वजह है। लेकिन इसके साथ साथ जो खाना पीना आजकल है, आप होटलों से खाते हैं, प्री कुक्ड खाते हैं, फ्रेश खाना नहीं खाते, और मटन बीफ का इस्तेमाल ज़्यादा है, और कोलेस्ट्रॉल की गंदी शक्ल हम खाते हैं, जिसमें शायद स्टेट की जिम्मेदारी है कि जिस डब्बे के ऊपर कंपोजिशन नहीं लिखी, वो जिसकी भी फैक्ट्री है, जिस बड़े मालिक की भी है, उसको बंद होना चाहिए। कि अगर आप जो खा रहे हैं उसके अंदर ये नहीं पता कि फ़ैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, सैचुरेटेड फैट्स कितने हैं, पॉली अनसैचुरेटेड, ये मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें मेटल्स कौन कौन सी डाली हैं, प्रिजर्वेटिव कौन से डाले हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, आप जाएँ, मैं जब जाता हूँ मुझे दुख होता है स्टोर्स के ऊपर, बड़े बड़े स्टोर्स पे आप जाएँ तो डिब्बे पड़े होंगे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं या पाकिस्तान के एक या दो ब्रांड छोड़ के, उनके ऊपर सिर्फ लिखा होता है, बाकी किसी के ऊपर पता ही नहीं होता, खाली मिस्टर ABC बनास्पति और नीचे कुछ नहीं पता क्या लिखा हुआ। बिल्कुल सही। और दिल के लिए सेहतमंद, मतलब बताएं तो सही ना आखिर लिखा क्या हुआ है। तो और यहाँ पर इस तरह का ट्रेंड भी नहीं है कि लोग उस चीज़ को डिमांड करें कि हमें इसकी डिटेल्स फराहम की जाएं, या लोग उस चीज़ का बायकॉट कर दें जिस पर डिटेल्स नहीं है। इस तरह की अवेयरनेस भी नहीं है। मैं तो समझता हूँ ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि अगर एक आम शख्स को नहीं पता तो उन्होंने क्वालिटी देनी है। देखें, आप ये कप बेच रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो इसमें अगर आपने बताया ही नहीं कि इसके अंदर चीज़ें क्या क्या आपने डाली हैं, तो कौन चेक करेगा उसको? चेक तब हो सकता है, कंट्रोल तब हो सकता है जब आप बताएं कि इसके अंदर है क्या, ताकि हमारी चॉइस हो कि हमने उसको पीना है या नहीं पीना। एज ए डॉक्टर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के तहत आवाम को जो देख रही है आपको? मेरा पूरी सोसाइटी से ये रिक्वेस्ट है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और स्ट्रेस कम से कम लें, वॉक रोज़ाना करें, और अपनी खुराक के अंदर फ्रेश फ्रूट और दालें और सब्जियां और ड्राई फ्रूट, अखरोट, बादाम, चिलगोज़ा और मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा। और नॉर्मली लोग कहते हैं ये गर्म चीज़ें होती है, शायद ये भी सूदमंद नहीं होती। देखें, मैं तो पूरी गर्मियाँ भी हम भी मछली खाते हैं, हमारे बच्चे अंडे भी खाते हैं, कुछ नहीं होता उनको, हम लस्सी भी पीते हैं, हम केले भी खाते हैं। तो ये एक फॉल्स परसेप्शन है सोसाइटी के अंदर। गर्म या ठंडा कुछ नहीं होता, स्मॉल क्वान्टिटी में खाना ज़रूर चाहिए, बेशक गर्मियाँ भी हैं, और स्टीम करके अगर खाएं मछली को तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि उसको तल के हम उसकी फ़ूड की क्वालिटी जो है वो ज़ाय कर दें। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। और मटन और बीफ बेशक इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप मटन और बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको फिर आप बर्न करें, अपने वॉक को मामूल बनाना। वॉक आपको ज़रूर करनी चाहिए, वॉक ज़रूर करनी चाहिए, और वो किसी सूरत छोड़नी नहीं चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि फ़ूड के बारे में कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। कुछ लोग अपने मोटापे को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, जिसकी वजह से वो डाइट की तरफ चले जाते हैं एंड रेडी टू ईट डाइट फूड का इस्तेमाल भी शुरू कर देते हैं। डाइट फूड के अंदर भी देखें चीज़ें हैं, बजाय इसके कि आप फूड सप्लीमेंट्स जिनके ऊपर कोई रियासत का कंट्रोल ही नहीं है वो चीज़ें इस्तेमाल करें। और बेहतर ये होता है कि आप फ्रेश फूड जिसपे आपका खीरा है, आपका तरे हैं, आपके रेड कैरेट्स हैं, इस तरह की चीज़ें, पत्ते हैं जैसे जो सैलेड्स में आप यूज़ कर सकते हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं, टमाटर है, जिनके अंदर कैलोरीज रिलेटिवली कम होती हैं, वो चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि हम ऐसी चीज़ों के पीछे चले जाएं जिनकी केमिकल कंपोजिशन है 2 साल पहले पैक हुई हैं, जो फ्रेश नहीं है। तो नेचर का नेमल बदल इंसान ने बनाया ज़रूर है, लेकिन नेचर अभी रिप्लेस नहीं हुई। आज भी जो कुदरत की चीज़ें हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनका टेस्ट भी अपना है और उनके फ़ायदे भी अपने हैं। जो प्रिजर्वेटिव हैं जिनके अंदर डले हुए,
उनका शायद खातर खा इतना फ़ायदा नहीं है जितना कि नेचुरल चीज़ का। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे हम जिक्र कर रहे थे PIC का कि बाकी अजला का लोड भी यहाँ आ जाता है क्योंकि इस तरह का मरकज़ी सेंटर कहीं और नहीं है और जो वज़ीराबाद में बनाया गया वो फंक्शनल नहीं हो सका या जो भी वजूहात है। अब PIC में भी फ्रेंड्स ऑफ PIC के ताउन से एक एमरजेंसी को एक्सटेंड किया गया, 100 बिस्तरों का इजाफा किया गया, उससे क्या बेहतरी आई है लोड को मैनेज करने में? 100 बिस्तर PIC के अंदर जो है वो फंक्शनल हैं और 100 जो है मज़ीद ऐड होने हैं। उसमें गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया, 14-15 करोड़ के करीब एम्प्लॉइज़ जो थे वो रखे और कुछ बजट भी इन्हांस हुआ। लेकिन बीमारी जिस रेशो से बढ़ रही है, पहले 24 बेड थे, आज अगर 100 हैं तो उसके ऊपर भी रश उसी तरह से है। तो बुनियादी तौर पे एक तो पेइंग कैपेसिटी सोसाइटी की कम हुई है। अब प्राइवेट में ज़रा जाके डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एक रात गुजारें, 1 लाख रुपया बिल बनेगा। यहाँ पे फिर वो लोग प्रेफर करते हैं कि बेशक जैसे भी टाइम गुजरता है तो उसको वन और अदर वे गुजारें, लेकिन शायद अभी स्टिल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वी होप कि अगला 100 बिस्तर जब फंक्शनल होगा और मज़ीद लोग आएंगे तो बेहतरी आएगी, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन है कि इन चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करें। बिल्कुल सही। आप डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल के ऊपर और रीजन्स के ऊपर लाहौर के 4 रीजन इवन लाहौर के अंदर ही मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हार्ट सेंटर्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि PIC का लोड कम हो सके। डॉक्टर साहब, यहीं से हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। हैं बॉटम राइट बटन पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सुओ मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सुओ मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज़ क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखें हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक इस शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री इतवार की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। बोलो ताकि इन्हें तालीम मिल सके, बोलो ताकि सड़कों की तामीर हो सके, बोलो ताकि तुम्हें बिजली मिल सके, बोलो ताकि शहर में अमन हो, बोलो ताकि तजावुज़ात से छुटकारा मिले, बोलो ताकि मिलावट माफिया हो बेनकाब, बोलो ताकि इंसाफ मिल सके, बोलो ताकि सेहत की सहूलियात मुयस्सर आ सके। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? दस्तक नहीं देंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा? बोलो, क्योंकि सिटी 42 तुम्हें दे रहा है मौका बोलने का। आपकी आवाज पहुंचाएंगे ताकत के ऐवानों तक और शहर के हुक्मरानों तक। तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242 तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर,
बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42 शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवाल। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42 शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42 शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाकर 5 मिनट पर सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वो शहर के जानलेवा दुश्मन हैं, तो हम लाहौर पे जान लुटा देने वाले दोस्त। वो छुपकर जुर्म करते हैं, हम रहते हैं उनकी घात में। हम करते हैं उनका पर्दाफाश। जाली मसनूआत बनाने वालों से ढोंगी पीरों तक हम जा लेते हैं समाज के दुश्मनों को रंगे हाथों। हम दिखा देते हैं सच सारे शहर को। हम बता देते हैं कि है मुजरिम कौन। देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन जुमेरात से हफ्ता शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। दिन रात बढ़ती आबादी, हर जगह बेहंगम ट्रैफिक। जिंदा दिलों के शहर में इतनी गंदगी क्यों? सेहत रद्दी से सस्ती क्यों? क्या तालीम की अहमियत कुछ भी नहीं? जराइम की शरह में इजाफा क्यों? वालिए शहर को है शहर की परवाह कितनी है? हम पूछते रहे हैं, हम पूछते रहेंगे सिर्फ सिटी 42 पर लाहौर की सब बातें। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। कैसा है नौकरशाही का निजाम? कहां तक चलती है सियासत? वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हाईकोर्ट से आपको एक अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर को सैयद मंसूर अली शाह की जेर सदारत ज़ात आलिया की इंतजामी कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है और इस इजलास में हाईकोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस मोहम्मद यावर अली, जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान, जस्टिस मोहम्मद फरीद इरफान खान, जस्टिस मोहम्मद कासम खान इस इजलास में शरीक हैं। और इस इजलास में ज़िली अदालतों के जजेस को महकमाना तरक्की देने के हवाले से गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 35 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस में से 17 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के ओहदों पर तरक्की देने के हवाले से गौर हो रहा है। जिन जजेस की
महकमाना तरक्की पे गौर हो रहा है। उनमें लाहौर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुर्रहमान है, अब्दुल गफार, पंजाब डिवीजन अकेडमी में तैनात शाहजुल सईद हैं, शिवपुरा के डिवीजन सेशन जज अरशद हुसैन है, इस तरह कसूर के डिवीजन सेशन सफदर अली भट्टी हैं, और इस समेत फैसलाबाद डिवीजन के भी 4 जजेस हैं, जिसमें गुलाम रसूल हैं, नसीम विरेक हैं, मलक अली जुल्करनैन हैं और दीगर जजेस में शामिल हैं। इन तमाम जजेस की 22 नवंबर को एलिवेशन कमेटी ने इनके इंटरव्यूज किए थे और अपनी सिफारिशात चीफ जस्टिस को बुझाई थी, जिसके बाद इस वक्त उनकी महकमाना तरक्की देने के हवाले से हतमी जो है मंजूरी देने के हवाले से सवाल ख्याल किया जा रहा है। शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, अभी आपको लिए चलेंगे मुनावा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, जहां पर इफ्तिताही तकरीब और वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत ही मुहतरम मेरे कायद खादिम पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मेरे दिल के करीब मेरे बड़े भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, नहायत मुहतरम मियां एहसन साहब, फैसल ज़हूर साहब, सईद शौकत भट्ट साहब, मेरे भाई लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल बशर जावेद साहब, गुलाम हबीब अवान MPA साहब, डॉक्टर बारी, मेरे रिस्पेक्टेड कलीग्स, मेरे साथी मिनिस्टर MPA MNAs, मेरे कारकुन भाई साथी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, पार्टी के दोस्त यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं इंडस की तमाम टीम, जो हेल्थ सेक्टर की हमारी तमाम टीम है, तमाम को आज के दिन की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। आपकी खादिम पंजाब जो तवील जद्दोजहद इस सूबे को, इस मुल्क को उस जगह पर ले जाने के लिए कि जिसका ख्वाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था, उसको अमली ताबीर देने के लिए जो सालों से आप मेहनत कर रहे थे, जो आप अपना विजन सालों से शेयर कर रहे थे, आखिर आपकी उस मेहनत ने और आपकी उस लगन और तड़प ने वो दिन इस कौम को दिखा दिया कि आज हम उस राइट ट्रैक पर बड़ी तेज़ी से अपना सफ़र कर रहे हैं कि जो ट्रैक इंशाल्लाह इस मंजिल कर हमें अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द पहुंचाएगा। मुझे आज चीफ मिनिस्टर साहब आपसे ये कहना है कि ये वो इलाका है जहां हम खड़े हैं कि जहां पर दूर दूर तक हुकूमत पंजाब की कोई बड़ी फैसिलिटी जो है मौजूद नहीं थी। RHCs मौजूद थे, BHUs मौजूद थे, लेकिन एक बड़ा हस्पताल जिसकी ख्वाहिश थी वो मौजूद नहीं था। यहाँ आपके बहुत से कारकुन साथी बैठे हैं। आरिफ जट कहता था, गुलाम दस्तगीर मेरा भाई यहाँ बैठा है, इसकी वालदा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बड़ा तड़प तड़प के आपके लिए दुआ करती थी और वो हमेशा मुझे कहती थी कि बेटा यहाँ पर हस्पताल क्यों नहीं बनता। आज वो दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनका ख्वाब अल्लाह के फजल से मियाँ साहब आपने शुरू किया। और सबसे बढ़कर जो हुकूमत ने, अब मैं ये नहीं कह सकता दानिस्ता या गैर दानिस्ता, हिमाकत की, जो ख़त्म नबूवत के एक मसले को, जो तयशुदा मसला था, उसको न जाने क्यों छेड़ा, कम अज़ कम मेरी समझ से बारतर है। और उस पर जो पूरे ऐवान में और पूरे पाकिस्तान में जो तशवीश दीनी हल्कों में, उलमा में, मशाइख और पूरे आम शहरियों में जो आपके सामने आई, वो आपसे छुपी हुई नहीं है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इस्लाह भी की गई, लेकिन अभी मामला सेनेट में जाना है। जराज साहब खुद सेनेट के मेंबर हैं और मंगल को ऑब्वियसली इस इशू पर ये अपना एक जहन भी रखते हैं, राय भी रखते हैं, तो इस पर भी हमारा एक हुआ। और हम समझते हैं कि, मैं समझता हूँ, मैंने एक पर दर्ज किया कि हमने मसले को हल करने की कोशिश तो की, ये नौबत क्यों आई, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका तयन होना ज़रूरी है। स्पीकर साहब ने कहा, अकरम दुरानी जो कि हुकूमत के हलीफ हैं, वज़ीर हैं, उन्होंने मुतालबा किया। और शहबाज शरीफ साहब खुद कहते हैं, लाहौर में उसमें भी नून के वर्कर कन्वेंशन में, यूथ कन्वेंशन में, वो खुद फरमाते हैं, नवाज शरीफ साहब से मुतालबा करते हैं कि जो वज़ीर इसका जिम्मेदार है उसको फिलफौर फारिग किया जाए। तो कौम जानना चाहती है कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसको जिम्मेदारी आयद की जाए। इसके साथ साथ 203 सीट
कल भी वज़ीर कानून ने कहा कि हमने एक तारीखी बिल पेश किया जो इलेक्शन लॉज एक्ट 2017 है। इसमें कोई शक नहीं कि उसमें बड़ी मेहनत हुई। 2014 के बाद मीटिंग दर मीटिंग हुई है, तब कई 100 के लगभग नशस्तें हुई जिस पर ये उन्होंने इस्लाहात, इलेक्टोरल इस्लाहात की तरफ पेशरफ्त हुई। लेकिन मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि उस सारी पेशरफ्त में उस हिस्टोरिक बिल को अगर कंट्रोवर्शियल बनाया तो किसने बनाया? हुकूमत ने बनाया। और किस तरह बनाया? शिक 203 को शामिल करके एक नाअहल शख्सियत के लिए पार्टी की सदारत की गुंजाइश पैदा करने के लिए एक टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है डॉक्टर साहब, माज़रत पड़ेगा एक छोटा सा। दिल की तकालीफ से बचने के लिए हेल्दी जो है लाइफस्टाइल और उसके साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें और सब्जियां और मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें और वॉक को अपना जो है ना वो डेली कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉक को अपना मामूल ज़रूर बनाएं। तो अगर ये इस तरह का लाइफस्टाइल अगर हम अपनाएंगे तो वी होप कि दिल की तकालीफ जो है उसमें सिग्निफिकेंट कमी आ सकती है और प्रिवेंशन के ऊपर भी काम हो सकता है। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, आप तशरीफ़ लाए। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।